ये कहानी 4 जुलाई 1776 से पहले की है। उस दिन से पहले जब अमेरिका ने आज़ादी का ऐलान किया, और उस लम्हे से भी पीछे जब अमेरिका को रियासत-ए मुत्तहिदा कहा जाने लगा। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो तो याद होगा कि हमने बताया था कि किस तरह 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई दुनिया दरियाफ्त की। एक दरियाफ्त जिसने पूरी दुनिया की तारीख बदल दी। और आज हम इसी दरियाफ्त के अगले सफ़े को खोलने जा रहे हैं। जेम्सटाउन, अमेरिका की पहली मुस्तकिल नौ आबादी, जहां सोना, ताकत और निजात की तलाश में आने वाले गुलामी, भूख और कत्ल की दलदल में धंस गए। तो आइए जानते हैं अमेरिका के असल आगाज की वो तलख हकीकत जिसे निसाबों ने छुपाया। (1607) वर्जीनिया। 3 बरतानवी जहाज सुसन कॉन्स्टेंट, गॉडस्पीड और डिस्कवरी समंदर की गहराइयों को चीरते हुए अमेरिका के मशरकी साहिल पर आन रुके। ये वर्जीनिया कंपनी ऑफ लंदन के तहत वो पहला काफिला था जो बरतानिया से नई दुनिया की जानिब भेजा गया। मकसद सोना ढूंढना, जमीन हासिल करना और सल्तनते बरतानिया का परचम गाड़ देना। उन्होंने दरिया के किनारे एक नौ आबादी बनाई जिसका नाम रखा जेम्सटाउन, अपने बादशाह जेम्स अव्वल के नाम पर। ये वो लम्हा था जब तारीख ने करवट ली और एक नई जमीन पर एक पुरानी ताकत ने कदम रखा। पहले साल ही तबाहकुन साबित हुए। शदीद सर्दी, मच्छरों से भरे दलदली इलाके, खुराक की किल्लत और मकामी कबाइल के साथ झड़पें। सन 1609 से 1610 ये दौर तारीख में द स्टार्विंग टाइम के नाम से जाना जाता है। 500 अफराद में से सिर्फ 60 जिंदा बचे। ये आज़ादी की शुरुआत नहीं बल्कि बका की एक दर्दनाक कीमत थी। सन 1612 में जॉन रोल्फ नामी एक शख्स ने तंबाकू की एक नई किस्म की काश्त की जो न सिर्फ जमीन के लिए मौजू थी बल्कि बरतानिया में भी पसंद की गई। तंबाकू अब जेम्सटाउन की सोने की कान बन गया। इसी जॉन रोल्फ ने सन 1614 में एक मकामी रेड इंडियन लड़की पोकाहंटस से शादी की। वो पुहाटन कबीले के सरदार की बेटी थी। क्या ये मोहब्बत थी या एक सियासी मुआहदा? तारीख खामोश है, लेकिन इसी खामोशी में कई सवाल दफन हैं। पोकाहंटस को अंग्रेजी मजहब में तब्दील किया गया, नया नाम दिया गया रेबिका। फिर इसे लंदन ले जाया गया जहां वो बरतानवी सल्तनत के लिए एक मुहज़्ज़ब वैशी की अलामत बन गई। सन 1617 में सिर्फ 21 साल की उम्र में इंग्लैंड में इसकी मौत हो गई। नौ आबादियाती दौर की ताकतें, ख़ास तौर पर बरतानवी सल्तनत, अक्सर मकामी अक़वाम को वहशी करार देती थीं। ऐसे लोग जो उनकी नज़र में न सिर्फ गैर मुहज़्ज़ब थे बल्कि तहज़ीब से दूर, जाहिल और पसमानदा समझे जाते थे। मगर जैसे ही कोई मकामी फ़र्द अंग्रेज़ी बोलने लगता, मगरबी लिबास पहन लेता या उनके कल्चर में ढल जाता तो उसे सिविलाइज्ड सेवेज यानी मुहज़्ज़ब वहशी का खिताब दिया जाता। ये एक नस्ल परस्ताना सोच का हिस्सा थी जिसमें मगरिब खुद को तहजीब का मरकज़ समझता था और बाकी दुनिया को वहशी। ऐसे अफराद को वो अपनी फतह और तहजीब साजी की अलामत के तौर पर पेश करते, गोया उन्होंने एक वहशी को इंसान बना दिया हो। ये इस्तिलाह ना सिर्फ तहकीर थी बल्कि एक खामोश याद दहानी कि चाहे कोई कितना भी मुहज़्ज़ब बन जाए, बरतानवी साम्राज्य की नज़रों में वो कभी बराबर का इंसान नहीं हो सकता। 1606 में
برطانوی بادشاہ جیمز اول نے ورجینیا کمپنی آف لندن کو نئی دنیا میں نو آبادی قائم کرنے کا چارٹر دیا۔ یہ ایک پرائیویٹ کمپنی تھی جس کا مقصد سونا، تجارتی مال اور مذہبی اثر و رسوخ بڑھانا تھا۔ کمپنی نے صرف تجارت نہیں کی، وہ مشنری بھی بھیجتی تھی تاکہ ریڈ انڈینز کو عیسائی بنایا جائے۔ یعنی نو آبادیات کا معاشی، مذہبی اور سیاسی ایجنڈا مکمل طور پر تیار تھا۔ سونا، سلیب اور سلطنت، یہی تھا نو آبادیاتی منصوبہ۔ سن 1619 میں جیمز ٹاؤن میں پہلی بار ہاؤس آف برجسز قائم ہوا۔ یہ تھا امریکہ کا پہلا منتخب قانون ساز ادارہ۔ مگر نمائندہ کون تھا؟ صرف سفید فام، مرد اور زمین کے مالک افراد، نہ خواتین، نہ غریب، نہ غلام۔ جمہوریت یا جمہور کے نام پر ایک مخصوص طبقے کی حکومت، یہ سوال آج بھی گونجتا ہے۔ جب ہم امریکہ کو ایک عالمی سپر پاور کے طور پر دیکھتے ہیں تو اکثر اس کی ترقی کی بنیادوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مگر ایک سچ ایسا ہے جسے نہ صرف دبایا گیا بلکہ صدیوں تک سفید چادروں سے چھپانے کی کوشش کی گئی، اور وہ ہے غلامی۔ سن 1619 جیمز ٹاؤن، ورجینیا، یہ وہ سال تھا جب امریکی سرزمین پر پہلی بار افریقی غلام لائے گئے۔ ایک پرتگالی جہاز جسے انگریزوں نے راستے میں روکا، اس پر تقریباً 20 افراد موجود تھے جنہیں انگولا کے علاقے سے اغوا کیا گیا تھا۔ دراصل ان افریقیوں کو اسپین یا پرتگال لے جایا جانا تھا، مگر جہاز کا راستہ بدلنے کی وجہ سے وہ امریکہ کی نو آبادیاتی کالونی جیمز ٹاؤن آ پہنچے۔ انہیں زمینداروں کو فروخت کر دیا گیا تاکہ وہ تمباکو کے کھیتوں میں دن رات مشقت کریں۔ ابتدائی طور پر کچھ افراد کو انڈیفینٹ سرویٹیوڈ یعنی غیر معینہ مدت کی خدمت پر رکھا گیا، لیکن جلد ہی یہ نظام مکمل نسلی غلامی میں تبدیل ہو گیا۔ غلامی جو نسلوں تک منتقل ہوتی، جہاں نہ آزادی تھی نہ حقوق، صرف جسمانی مشقت اور ذلت۔ یہی واقعہ آج امریکہ میں غلامی کے آغاز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ایک ایسا لمحہ جس نے امریکی معیشت کے ستون کھڑے کیے، لیکن ساتھ ہی انسانیت سوز، مظالم اور نسلی تعصب کی ایسی دیوار کھڑی کی جو آج بھی پوری طرح نہیں گری۔ آج جب ہم وال اسٹریٹ کی بلندیوں کو دیکھتے ہیں یا امریکی صنعتی ترقی پر واہ واہ کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس ترقی کا پہلا اینٹ افریقی خون اور پسینے سے تر تھا۔ یہی تھا امریکی سرزمین پر غلامی کا پہلا قدم۔ ایک طرف جمہوریت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اور دوسری طرف انسانوں کو خریدا اور بیچا جا رہا تھا۔ یہی تھا وہ تضاد جس پر امریکہ کی عمارت کھڑی ہوئی۔ لیکن جیمز ٹاؤن کی بنیاد کے صرف 13 سال بعد ایک اور قافلہ یورپ سے امریکہ کی جانب روانہ ہوا، مگر اس پر وجہ دولت یا زمین نہیں تھی بلکہ مذہب تھا۔ سن 1620 میں انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک چھوٹے مگر پرعزم مذہبی گروہ نے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کا فیصلہ کیا۔ انہیں دنیا پلگرمز کے نام سے جانتی ہے۔ بحر اوقیانوس کی سرد ہواؤں سے لڑتے ہوئے وہ میفلورڈ نامی جہاز میں سوار ہو کر ایک نئی دنیا کی تلاش میں نکلے۔ 66 دن کے تکلیف دہ سفر کے بعد یہ لوگ موجودہ ریاست میساچوسٹس کے ساحل پر اترے اور پلیمتھ کالونی کی بنیاد رکھی۔ ان کا خواب صرف ایک تھا، ایک ایسی جگہ جہاں وہ بغیر کسی بادشاہ یا چرچ کی مداخلت کے آزادی سے عبادت کر سکیں۔ لیکن یہاں بھی حالات آسان نہ تھے۔ سخت موسم، خوراک کی کمی اور بیماریوں نے ان کا خیر مقدم کیا۔
पहले ही साल में आधे से जायद पिलग्रिम्स अपनी जान से हाथ धो बैठे। और तब मंजर बदलता है। वही लोग जिन्हें यूरोपीय कुतुब में वैशी कहा गया, यानी मकामी रेड इंडियंस कबीला, वेम्पानोआग, इन अजनबियों के लिए उम्मीद की किरण बन गए। कबीले के सरदार मैसासोइट ने पिलग्रिम से अमन का मुआहदा किया। उन्होंने इन नवादारों को मकई लगाने, शिकार करने और जमीन के साथ हम आहंग होने के गुर सिखाए। ये वो लम्हा था जब दो दुनियाओं ने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे की बका के लिए। यही वो वाकया है जो पहले थैंक्स गिविंग की बुनियाद माना जाता है। लेकिन ये अमन ज्यादा देर न चल सका। जैसे जैसे आबादकार बढ़ते गए, जमीन पर कब्जे शुरू हुए, वादे तोड़े गए, और वही पिलग्रिम्स जिन्होंने मजहबी आज़ादी की खातिर हिजरत की थी, खुद किसी और की आज़ादी के लिए खतरा बनने लगे। ये कहानी सिर्फ मजहबी हिजरत की नहीं, ये उस तज़ाद की भी है जो अमेरिका की इब्तदाई रूह में बसा हुआ था, जहां आज़ादी की तलाश किसी और की कैद का सबब बनने लगी। और यही वो तज़ाद था जो वक्त के साथ मजीद गहरा होता गया। एक तरफ मजहबी आज़ादी की तलाश में हिजरत करने वाले नई दुनिया में अपने असूलों पर जिंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद थे, और दूसरी तरफ ताकत के भूखे सल्तनतें इस नई सरजमीन पर तसल्लुत के लिए एक दूसरे से बरसे पेकार थीं। अब हम आगे बढ़ते हैं उस अगले बाब की तरफ। सन 1754 से 1763 तक लड़ी जाने वाली फ्रांसीसी और हिंदुस्तानी जंग, ये सिर्फ जमीन के टुकड़ों की लड़ाई ना थी, बल्कि नई दुनिया पर किसका राज होगा ये तय करने वाली पहली चिंगारी थी। बरतानिया और फ्रांस दोनों यूरोपीय ताकतें अपने अपने मकामी इत्तेहादी कबाइल के साथ आमने सामने आ गईं। ये लड़ाई थी बका की, शनाख्त की और बालादस्ती की। मकामी कबाइल जिनकी अपनी बका भी दांव पर थी, इन यूरोपीय ताकतों की चालों में फंस गए। फ्रांस की नरमी और बराबरी के रवैये के मुकाबिल बरतानिया की सख्त गीर नौआबादियाती हिकमत अमली ने इनके दिलों में तकसीम डाल दी। 9 साला इस जंग के बाद जब बरतानिया ने सन 1763 में फतह हासिल की, तो फ्रांस का शुमाली अमेरिका में असर ख़त्म हो गया, मगर साथ ही एक नया शऊर भी पैदा हुआ। अमरीकी कॉलोनियों ने पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ रियाया नहीं, वो खुद भी लड़ सकते हैं, बच सकते हैं और शायद आज़ाद भी हो सकते हैं। मगर इससे पहले कि आज़ादी की रोशनी पूरी तरह चमकती, एक और बड़ी ताकत ने इस खित्ते पर अपने निशान छोड़ने शुरू कर दिए थे। स्पेन सन 1492 में कोलंबस की दरियाफ्त के बाद स्पेन ने जनूबी और वस्ती अमेरिका, कैरेबियन, हत्ता के शुमाली अमेरिका के कुछ हिस्से फतह कर लिए। सोना, चांदी और ताकत के नशे में स्पेन ने एस्टेक और अनका सल्तनतों को रौंद डाला। मजहबी तब्दीली के नाम पर लाखों मकामी लोगों को गुलाम बनाया और अमेरिका की ज़मीन को यूरोप की तिजोरी में बदल दिया। लेकिन वक्त ने स्पेन को भी ना बख्शा। 17वीं सदी के आखिर तक स्पेन का सूरज ढलने लगा और अब शुमाली अमेरिका में बरतानिया अपनी जड़ें गहरी करता जा रहा था। इसी दौरान एक और चिंगारी सुलगने लगी। एक छोटा सा टैक्स, एक मुट्ठी भर चाय और एक बंदर का। सन 1773 में बोस्टन टी पार्टी का वाकया वो धमाका था जिसने सल्तनते बरतानिया की बुनियादें हिला दी और अमेरिका को इनकलाब की तरफ धकेल दिया। अवाम का नारा था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी टैक्स वही लगा सकता है जिसे हम मुंतखब करें, और बरतानवी पार्लियामेंट में इनका कोई नुमाइंदा ना था। रात के अंधेरे में सन्स ऑफ लिबर्टी ने बरतानवी जहाज़ों पर हमला किया और 342 चाय के संदूक समंदर में फेंक दिए। ये सिर्फ चाय न थी,
ये एक बगावत का ऐलान था। और यूं वो कौम जो कभी मजहबी आज़ादी के लिए भागी थी, अब सियासी और माशी आज़ादी के लिए खड़ी हो रही थी। मगर ये कहानी अभी मुकम्मल नहीं, क्योंकि अगला बाब है जंगे आज़ादी और इसके बाद बनने वाला वो आइन जिसने हर इंसान को बराबर कहा, लेकिन हर इंसान को बराबर समझा नहीं। तो क्या जेम्स टाउन महज एक नौआबादियाती तजर्बा था, या फिर एक ऐसा खामोश आगाज जिसने गुलामी, नस्ल परस्ती और आलमी ताकत बनने की बुनियाद डाल दी? क्या ये नई दुनिया इंसाफ, आज़ादी और बराबरी के ख्वाब के लिए आबाद की गई, या फिर ताकत, लालच और दूसरों को ज़ेर करने के मंसूबे का दूसरा नाम थी? ये सवाल सिर्फ माजी की गूंज नहीं, ये आज भी गूंजते हैं अदालतों में, पार्लियामेंट के ऐवानों में और उन गलियों में जहां ताकत और इंसाफ के मानी अलग अलग हो चुके हैं। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ कहानी का एक बाब था, और जैसे जैसे हम सन 1776 के ऐलान आज़ादी और इसके बाद के वादों की तरफ बढ़ते हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो वादे किन के लिए थे और किन को इन वादों से हमेशा के लिए खारिज कर दिया गया। क्योंकि अमेरिका की तारीख सिर्फ माजी की दस्तावेज नहीं, ये आज भी लिखी जा रही है, हर मुजाहरे में, हर कानून में और हर उस आवाज़ में जो बराबरी की तलाश में अब भी खामोशी तोड़ रही है। कमिंग अप इन द नेक्स्ट एपिसोड, 1776 आज़ादी का ऐलान, लेकिन किसके लिए?